Hello everyone. Very good evening to all of you. Once again, welcome you all on Exam Aspirants platform. So आप सभी लोगों का फ्रेंड्स once again Exam Aspirants platform पर वेलकम है. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बता दीजिए दैट माई ऑडियो एंड वीडियो इज़ ओके. तो ऑडियो वीडियो ओके, तो आज हम लोग अपना हिस्ट्री का सेकंड सेशन जो है उसको कवर अप करते हैं. और आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें पढ़ेंगे. जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड जो पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी में हम और आगे चीज़ें पढ़ेंगे. और आज हम फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. और आज हम एंटर कर जाएंगे जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या फिर आद्य जो है ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग एंटर करेंगे. ठीक है, सो जैसा फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था, आपको बहुत सारी बातें याद होंगी, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना. इन पॉइंट्स को फटाफट मैं क्विकली आपको रिकैप करा देता हूँ. हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, ऐतिहासिक कालों की अगर बात करें तो इतिहास को हम लोग जो है हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ बेसिकली पास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स बेसिकली इज नोन इन हिस्ट्री. अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का जो अध्ययन करना है वो इतिहास कहलाता है. फादर ऑफ हिस्ट्री भी हमने पढ़ा था, हेरोडोटस को कहते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की बुक भी लिखी थी. ठीक है, और साथ ही साथ हमने इतिहास को जो है इन तीन तरह के कालखंड में या थ्री टाइप के कालखंडों में, टाइम स्पैन में हमने डिवाइड किया था, जिसमें आपको देखने को मिलता है प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं. उसके बाद आपको आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपको देखने को मिलता है. फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल पीरियड. ठीक है, और इनमें हमने एक अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन भी समझा था. क्या क्लासिफिकेशन हमने समझा था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम चार टाइम स्पैन में डिवाइड करते हैं, जिसमें पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और कैल्कोलिथिक पीरियड हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और जो है ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं. तो वो चारों हमने देखे थे. ठीक, उसके बाद आप जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक और सबसे बड़ी आपको स्पेशलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. आपको जो है पत्थरों पर जो है चित्रकारी है ना, जो चित्रकारी है वो यहाँ पर बड़ी खासियत थी. यहाँ के लोग जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना. तो लिखना पढ़ना यहाँ बिल्कुल लोग नहीं जानते थे, केवल और केवल चित्रकारी आपको जो है देखने को मिलती है. जो हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर या प्राग ऐतिहासिक काल, जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम आते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिखना तो जानते थे, बट वो क्या लिखे वो हम पढ़ ही नहीं पाए, है ना. वो आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए. तो ये लोग लिखना तो जानते थे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये लिखा करते थे, लेकिन क्या लिखते थे ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया है. तो यहाँ पर आपको भाव चित्रात्मक आपको देखने को मिलते हैं. जो आपको चीज़ें लिखी हुई देखने को मिलती हैं उनमें जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है. तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर अनरीडेबल और जो है रीडेबल रिटन एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं. इन लोगों ने लिखा तो था, लेकिन क्या लिखा वो हम पढ़ नहीं पाए, है ना. और इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम इसको स्टार्ट भी करेंगे. आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी. और उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल, जिसमें ऐतिहासिक काल के अंदर आपको एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यहाँ पर जो है प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी, यहाँ के लोग लिखे भी हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है. तो लिखा पढ़ा और दोनों हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक, तो चलिए, तो हम लोग अपने प्राग ऐतिहासिक काल में एंटर करते हैं. मैंने आपको बताया था कि इतिहास को समझने के लिए डिफरेंट टाइप के हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कि इतिहास किस तरीके से लिखा गया या क्या है इतिहास. तो उसको समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, और ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है जिनको हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है. जैसे कुछ ग्रंथ वगैरह हो सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट हो सकती हैं, कुछ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं, कुछ विदेशियों ने जो किताबें वगैरह लिखी, या कुछ पुरातात्विक जो है आपको एविडेंसेस देखने को मिल सकते हैं. तो हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिसको आप लोग जो है आद्य ऐतिहासिक काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर आर्कोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक के तौर पर किसको माना जाता है ना. भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक के तौर पर किसको माना जाता है, तो पुरातात्विक विभाग के जनक के तौर पर भारत में कनिंघम को माना जाता है ना.
कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो है जनक के तौर पर माना जाता है, और भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो हेडक्वार्टर है उसका आपको भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इंडियन आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे, पुरातात्विक विभाग का जो मुख्यालय है वो कोपेनहेगन में आपको देखने को मिलता है, कोपेनहेगन इन डेनमार्क। सो इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल जो है साइट या फिर इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल जो हेडक्वार्टर है वो कोपेनहेगन में देखने को मिलता है, कोपेनहेगन में देखने को मिलता है ना। कहाँ पर? कोपेनहेगन, है ना, कोपेनहेगन में आपको देखने को मिलता है। कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क में आपको देखने को मिलता है, डेनमार्क में, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, ठीक। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड्स, स्टोन एज की हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी, स्टोन एज के बारे में देखा। तो देखिए, जो रिवीजन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब कभी भी हम सेशन करेंगे, नया सेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 10 मिनट का हम अपना रिवीजन सेशन रखेंगे, जिसमें हमने पिछली जितनी बातें पढ़ी हैं उसको फटाफट रिवाइज करेंगे। अगर आपने जो है पहले मेरे से जो है पॉलिटी वगैरह पढ़ा है, सो आई यूज टू फॉलो द सेम पैटर्न। जब आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आराम से आपके दिमाग में सेट होती रहती हैं, और आराम से आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड्स स्टोन एज की। स्टोन एज में हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, तो हमने देखा था कि स्टोन एज में पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से डिवाइडेशन किया था। शुरुआत हमारी ऐसे हुई थी और वापस हम उसी कंडीशन में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पैलोलिथिक पीरियड की, है ना, पुरा पाषाण काल की। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, याद ध्यान से सुनिएगा, पुरा पाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, है ना, वो आग का आविष्कार था, है ना। हम लोगों ने जो है, इंसानों ने जो है आग की जो है खोज कर ली थी। और मानव की अगर बात करें तो मानव जो है आखेटक संग्राहक थे, मतलब हंटर और गैदरर थे। तो उस समय अगर हम बात करें तो खाना बदोश की तरह थे, और केवल खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, खाने की तलाश में जानवरों को मारते थे और खाते थे। हथियारों का साइज बहुत बड़ा था। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से बने हुए हथियारों का बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको पाषाण काल या लिथिक पीरियड भी कहते हैं। लेकिन जब आप मध्य पाषाण काल के अंदर आते हैं तो मध्य पाषाण काल के अंदर आपको एक स्पेशलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको माइक्रोलिथ आपको देखने को मिलता है, माइक्रोलिथ आपको देखने को मिलता है। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर के हथियार, है ना। अभी मैं आपको आज इमेज भी दिखाऊंगा, छोटे पत्थर के हथियार, है ना, छोटे पत्थर के हथियार आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल साइज के आपको स्टोन के जो है वेपन्स, उसमें हथियार जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटे पत्थर के हथियार आपको देखने को मिलते हैं, तो छोटे पत्थर के हथियार आपको देखने को मिलते हैं, और इसीलिए मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, इस मध्य पाषाण काल के अंदर जो है अंत्योष्टि की अगर बात करें तो अंतिम संस्कार जैसे भी कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, लाशों को जलाने जैसी भी कुछ यहाँ पर बातें की जाती है, उसके भी कुछ थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोलिथ छोटे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत कुछ नया हुआ, और यही कुछ जो यहाँ पर नया हुआ वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या फिर जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, अभी हम आज उसके बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये नवपाषाण काल की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो इन्हीं पर आगे के जो नेक्स्ट टाइम स्पैन में वो काफ़ी कुछ आपको अपडेट जो है देखने को मिलेगा। अगर पूरे लगभग स्टोन एज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग 20 लाख ईयर एगो, 20 लाख BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट, 20 लाख BC से लगभग 7000 BC तक, लगभग 7000 BC तक अगर आप देखें तो आपको ये लगभग पूरे के पूरे स्टोन एज का टाइम आपको देखने को मिलता है। इसमें सबसे लंबा समय जो है इंसान ने किस में बिताया, जो सबसे लंबा समय है अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे लंबा जो है समय, सबसे अधिक समय जो है वो इंसान ने किस में बिताया था, वो पुरा पाषाण काल में, है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता जाता है तो विकास जो है तेज़ी से होने लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि जो है इंसानों ने जो अपने, या मानव सभ्यता ने, मानव ने जो है सबसे लंबा अपना समय किस कालखंड में या किस टाइम पीरियड में जो है व्यतीत किया, स्पेंड किया, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर होगा
जो है पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। सो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा समय जो है हमने यहाँ पर अपना व्यतीत किया, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हम यहाँ रहे। उसके बाद मेसोलिथिक आपको पीरियड देखने को मिलेगा, नौ पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। नौ पाषाण काल में हमने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ आविष्कार देखने को मिले और काफ़ी हम अपडेट हो चुके थे। ठीक है, नौ पाषाण काल में अगर देखें तो इंसानों के द्वारा सबसे खोजी गई महत्वपूर्ण खोज आपको पहिए की देखने को मिलती है। यार उस समय जो है लोग थोड़ा सा, हम लोग खेती करना भी सीख चुके थे, है ना। खेती करने का जो है आपको जो है, अभी हम आज के सेशन में बात भी करेंगे कि गेहूं और जौ की खेती की जो है शुरुआत यहाँ पर की गई थी। उसके एविडेंसेस जो है पाकिस्तान में मेहरगढ़ नाम की जगह है जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में एक जगह पड़ती है, जिसको हम लोग मेहरगढ़ कहते हैं। उस मेहरगढ़ के पास ऐसे साक्ष्य मिलते हैं खेती के, कृषि के साक्ष्य अलग से आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यूपी में आपको लहरागढ़ में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये हमें जो है कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था। तो सोचिए नौ पाषाण काल में आते आते यहाँ तक तो हम खाना बदोश थे, हथियार छोटे हुए, आग की खोज हो गई, तो मध्य पाषाण काल के अंदर छोटे हथियारों से जानवरों को मार के खूब खाया पिया और थोड़ा बहुत अंतिम संस्कार जैसे कुछ एविडेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर जो है ऐसी साइट्स मिलती हैं जहाँ पर जो है इंसानों के जो है मानव के नर कंकाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे आप कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में एक साइट मिलती है बुर्ज होम के अंदर। बुर्ज होम के अंदर इंसान के साथ कुत्ता जो है उसके दफन होने के भी साक्ष्य जो है मिलते हैं, है ना, कि कुत्ते के साथ साथ इंसान को भी जो है वहाँ दफनाया गया था। तो उससे हमें क्या बात पता चलती कि हाँ, शुरुआत में जो है इंसानों के साथ जो है सबसे पहले जो किस जानवर के साथ इंसान के अच्छे संबंध बने, तो उसमें जो है कुत्ता जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलता है। तो पशुपालन भी यहाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद गाय है, बकरी है, भैंस है, बैल है, ऐसे बहुत सारे जो है जानवरों को हमने धीरे धीरे पालतू बनाना शुरू किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था हमारा इन्वेंशन था पहिए का आविष्कार। तो पहिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, ठीक है, क्योंकि जो है हम सामानों को इधर से उधर ढो करके ले जाते थे तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी। कुछ गोल सा हमने पहिया जैसा आविष्कार करा दिया, कुछ बैलगाड़ी जैसे कुछ सिस्टम को जोड़ दिया और उसके बाद चीज़ें ले जाना ठेला गाड़ी जैसे बनाकर हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। तो पहिए का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट था और समय समय में पहिए के आविष्कार होते होते आज आप जो है बात करते हैं ABS व्हील्स की, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम व्हील्स में लगाते हैं, एडवांस तरीके के व्हील्स आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक, कृषि का आविष्कार इस समय की सबसे बड़ी जो है खासियत थी, है ना। इंसानों ने कुछ खा पी के फेंका होगा और वहाँ पर देखा छोटा सा पेड़ निकल आया, पौधा निकल आया। तो यार ये जो है कृषि का आविष्कार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण खोज थी इस समय की। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, साथ ही साथ जब हम खेती करना स्टार्ट कर दिया हमने, तो देखिए जब आप खेती करते हैं तो भाई आपको किसी जगह खेती करनी पड़ेगी। अभी तो खाना बदोश थे, जानवर मार मार के खाना था, तो कहीं भी घूमते रहते थे, जहाँ जानवर मिला उसके पीछे तो उसको थोड़ा सा चेस किया, वहाँ मारे खाए आगे बढ़ गए, घूमते रहते थे। लेकिन अब अपने ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर के आसपास आपके कहीं खेत हैं तो आप खेत के आसपास ही रहना चाहेंगे, अपने एग्रीकल्चर लैंड के आसपास ही रहना चाहेंगे। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब पूरा पाषाण काल, जब आपका नौ पाषाण काल आया, नियोलिथिक जो पीरियड आया, इसमें जो है अगर हमने खेती स्टार्ट की तो साथ ही साथ हमारा स्थायी निवास भी होने लगा। जहां हमारे खेत रहे उसी के आसपास हम लोग जो है इकट्ठा रहने लगे। तो थोड़ा थोड़ा जो है सिविलाइजेशन है ना, मतलब धीरे धीरे लोग जो है इकट्ठा अच्छे तरीके से रहना जो है लोग जो है धीरे धीरे शुरुआत लोगों ने कर दी। साथ ही साथ आपको कुत्ता भी देखने को मिला, तो जानवरों के साथ भी हमारे थोड़े संबंध अच्छे बनने लगे। पशुपालन में कुत्ता सबसे प्रथम जानवर था। ध्यान रखिएगा, कुत्ता वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इससे जुड़ा हुआ मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया है कि कौन सी ऐसी साइट है, कौन सा ऐसा जो है हमें साइट देखने को मिलती है जहां पर कुत्ते के साथ साथ मानव के भी कंकाल, मानव के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। तो कुत्ते के भी कंकाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा जो है कश्मीर के अंदर बुर्ज होम, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने कुछ इमेजेस भी ऐड की हैं साइट्स की, सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा इमेज के साथ, स्टोरी के साथ, मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ चीज़ों को ऐड करके अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास आपके लिए बहुत आसान होगा और हिस्ट्री विल बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। तो इसको हम आराम से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहें। तो नौ पाषाण काल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और इसमें में आता है, यहाँ पर मेंशन नहीं, मैंने आपको बताया भी था और लिखा भी था हमने, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को कैलोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो कैलोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल के अंदर तांबे की खोज की गई और तांबे की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है, औद्योगिकीकरण को उसने जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया। और वही ताम्र पाषाण काल के अंदर जो औद्योगिकीकरण का जो है थोड़ा बहुत जो है स्टार्टिंग जो हुआ, वही आगे
चल के आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें तांबे कॉपर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उस पर जब अभी आएगा तो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। रिवीजन करते रहिएगा, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई फिर दिक्कत है, फिर समस्या है। चलिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें यहाँ पर जो है इन डिटेल भी दी हैं, तो ये आपके लिए मैंने जो है आपको बताया भी था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, पूरा पाषाण काल से जो है पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है, इसको गलती से भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो जो है पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्यों द्वारा हथियार के रूप में कुल्हाड़ी का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ इंसानों ने यहाँ पर हड्डियों के थोड़े बहुत हथियार के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि पाषाण काल के अंदर चूंकि हथियारों को देखिए, पत्थर के हथियार ठीक है हमने छोटे कर लिए थे, लेकिन पत्थर के हथियार फिर भी भारी थे। अब हम लोगों ने जो है हड्डियों के भी हथियार थोड़े बहुत बनाने शुरू कर दिए थे। थोड़े भाले वगैरह की अगर मैं बात करूं तो भाले वगैरह हमने थोड़े से हड्डियों के भी बनाने स्टार्ट किए थे, है ना, जिसमें जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करके उनको घिस घिस के उनको थोड़ा सा नुकीला कर लिया, और वो हल्का भी रहता है कैरी करने में और जानवर को मारने में उससे आसानी होती है ना। तो जो है जानवरों के हड्डियों के भी जो है उसके जो हथियार है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल्हाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। कुल्हाड़ी में वहाँ लोहे की चूंकि खोज वगैरह हुई नहीं थी, आयरन की खोज हुई नहीं थी, तो वहाँ पर जो पत्थर के आपको आगे जो है नुकीले से वहाँ पर बना के उसको कुल्हाड़ी जैसा भी यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। कुल्हाड़ी का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। मनुष्य द्वारा तांबे की खोज सबसे पहले धातु के रूप में प्रयोग किया गया था, और मैंने आपको बताया, और इसीलिए इसको कैलोलिथिक पीरियड या फिर ताम्र पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, जिसमें चौथा कालखंड था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल है ना, ताम्र पाषाण काल, इसको हम लोग कैलोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, कैलियोलिथिक पीरियड। कैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, चलिए स्पेलिंग हम चेकआउट कर लेंगे, हमको इंग्लिश की तो क्लास पढ़ नहीं रहे हैं। PERIOT, कैलियोलिथिक पीरियड। कैलियोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलता है, और मनुष्य द्वारा कुत्ते को सबसे पहले पशु के रूप में पशुपालन किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, है ना। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है वो भी हम समझते चलेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट जो है साइट्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन साइट से अक्सर पूछा आता है, और साइट्स की इमेजेस भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, सो दैट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो साइट्स की इमेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी, तो साइट्स जो है आप आराम से ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर दिस वन, चलिए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको भीमबेटका की गुफाएं जो है देखने को मिलेगी। ये आपको भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलती है। ये भीमबेटका की जो साइट है ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में रायसेन नाम के जिले में ये भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। और पुरा पाषाण काल के एविडेंसेस, अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी, सबसे महत्वपूर्ण साइट आपको देखने को मिलती है। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी खासियत आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर पत्थर पर पेंटिंग या पत्थरों पर आपको चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। यही चित्रों को, इन्हीं चित्रों को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये देखिए, आपको जानवर थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, और लोग यहाँ पर कुछ भाले वगैरह फेंकते हुए टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो लोग लिखना नहीं जानते थे, तो अपना टाइम पास करने के लिए चित्रकारी करते थे। तो अगर मैं आपको याद कराने के लिए अगर मैं सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो है पाषाण काल के अंदर टाइम पास का सबसे अच्छा तरीका क्या था, भाई टाइम पास करने के लिए किसी ना किसी कालखंड में कुछ ना कुछ होगा, है ना। किसी में घुड़सवारी होगी, है ना, किसी में लड़ाई होगी, किसी में दौड़ भाग करेंगे, किसी में प्रतियोगिता करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ होगा टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, तो समय जो है काटने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, चित्रकारी का। तो लोग चित्रकारी पर काफ़ी फोकस करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया पाषाण काल के जो सबसे बेहतरीन साक्ष्य या पाषाण काल से जो जुड़े हुए सबसे बेहतरीन जो है साक्ष्य हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भीमबेटका की गुफाओं में। ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, ध्यान रखिएगा, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। और इन भीमबेटका की गुफाओं में आपको एक चित्र जो है ना, चित्रकारी आपको पत्थर पर आपको डिजाइन या पेंटिंग जैसे आपको हालात देखने को मिलते हैं। पेंटिंग मतलब पेंट नहीं किया गया, वहाँ पर स्क्रिप्टर्स इसको कहते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा पत्थरों में खुदाई करके, है ना, पत्थर से खुदाई करके उसमें जो है डिजाइन बनाई गई। तभी अभी तक बने हुए हैं। पेंट किए होते तो एशियन पेंट भी कर लीजिए तो खत्म हो जाएगा।
चलिए देखिए, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, इतनी बात सभी को क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। एक बार कमेंट्स करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पुरा पाषाण काल के सबसे बेहतरीन साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पुरा पाषाण काल के सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका केव्स या भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। और भीमबेटका की गुफाएं हैं किस जगह पर, तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको देखने को मिलते हैं। रायसेना हिल्स नहीं, वो दिल्ली मत पहुंच जाइएगा, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, बहुत बार दिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है एक तो तीन तीन नर कंकाल आपको देखने को मिलते हैं, नर कंकाल नहीं, तीन तीन स्केलेटन या फिर तीन कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। और इंसानों के जो है सबसे पहले कंकालों के जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, जो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर जो है कंकाल मिले इंसानों के कि, और जिससे पता चलता है कि अंत्योष्टि संस्कार जैसा कुछ काम होता था, लोगों को दफनाने की कुछ परंपरा थी, लोगों को दफनाया जाता था। वो साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिलता है, वो एविडेंस हमें देखने को मिलता है प्रतापगढ़ के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, है ना। उस प्रतापगढ़ के अंदर इस तरीके से आपको इंसानों के स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे, उनके जो है कंकाल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ही तीन कंकाल एक साथ भी आपको देखने को मिले। तो इसी जो है प्रतापगढ़ में ही जो है लगभग 41 कंकालों को निकाला गया, 41 जो है लोगों की बॉडीज मिली, जिसमें से 3 से 4 लगभग ऐसी बॉडीज थी जिसमें जो है दो जो है कई लोगों को एक साथ दफन किया गया था। और जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ये सिचुएशन आपको देखने को मिली, जिसमें जो है कई सारे लोगों को दफनाने का जो है सिस्टम देखने को मिला, 3 लोगों की लाश एक साथ देखने को मिली। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, कुत्ते के साथ साथ जो है इंसानों के साथ साथ कुत्ते के भी दफनाने के साक्ष्य जो है आपको देखने को मिलते हैं। कुत्ते के भी बॉडी के कंकाल जो है उसके स्केलेटन्स वगैरह हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो इंसान के साथ साथ कुत्ता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधे चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो बुर्ज होम नाम की जगह है। तो बुर्ज होम नाम की जगह कहाँ पर है भाई, कश्मीर में है। तो कश्मीर के बुर्ज होम में कुत्ते के साथ साथ इंसानों के भी, मतलब इंसान के साथ साथ कुत्ते के भी जो है दफन होने का या फिर उसको जो है ब्यूरिट करने का जो है हमें एविडेंस साक्ष्य जो है मिलता है। ठीक, चलिए फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। अगर पूछा जाए इंसानों का नरकंकाल या इंसानों के कंकाल कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पहुंच जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बेहतरीन जो है गुफाएं है ना, जो है पुरा पाषाण काल के सबसे बेहतरीन साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ थी फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था रायसेन जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ हिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं, इतिहास का जनक किसको माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की किताब भी लिखी। भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक को किसको माना जाता है, तो हम लोग जो है कनिंघम साहब को, है ना। तो कनिंघम साहब जो है वो भारत में जो है पुरातात्विक विभाग के जनक के तौर पर माने जाते हो। आर्कोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजिकल जो साइट्स का जो डिपार्टमेंट और जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर आपको मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, आई थिंक इतनी बातें आप सभी को लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई भी थी, कुछ इसमें नई बातें आपके लिए ऐड की है इमेजेस वगैरह के फॉर्म में, सो दैट चीज़ें आपकी याद रहें। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा और अच्छे से याद कराने के लिए चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इमेजेस भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। ये देखिए, आप पत्थर देख सकते हैं, पैलोलिथिक एज में कितने बड़े बड़े पत्थर होते थे। पहले बड़े पत्थरों को मारते थे, बड़े पत्थरों से लेके जानवरों को मारते थे, बड़ा कठिन होता था, भारी पत्थर रहता था। और आप खुद ही सोचिए जानवर को मारना उस समय कितना कठिन होगा बड़े पत्थरों के साथ साथ। तो 4-5 लोग मिलकर बड़े पत्थरों को फेंकना और उनसे मारना जानवर को कठिन था। इसीलिए जब हम आगे बढ़े तो मेसोलिथिक एज में, है ना, या फिर जिसको हम पूरा मध्य पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल में पत्थरों के आकार को छोटा कर दिया गया और थोड़ा सा शार्प, थोड़े से नुकीले होने लगे, है ना, जिससे जानवरों को मारना भी आसान रहा और साथ ही साथ जो है इनको कैरी करना भी आसान था, है ना। उसके बाद हम और परेशान होंगे तो हम थोड़ा हड्डियों के भी हथियार बनाना शुरू कर देंगे। और इसके बाद देखिए हथियारों के शेप में और अच्छा शेप आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक टूल्स में। तो नियोलिथिक टूल्स के अंदर हम थोड़ा बहुत कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, कुल्हाड़ी जैसा सिस्टम बना लेते हैं, पहिए का आविष्कार कर लेते हैं।
पहिए की खोज कर लेते हैं, है ना। और याद रखिएगा एक चीज और, जब हम नवपाषाण काल के अंदर आते हैं तो पहिए की खोज तो हम करते हैं, और मैंने आपको बताया हम खेती भी करने लगते हैं ना। नवपाषाण काल में हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर ली, खेती भी करना शुरू कर दिया। भाई खेती करके अनाज तो तुमने उगा लिया है, अनाज उगा लिया तो पहिया भी बना लिया है। अब आपने बेटा पहिया बना लिया है, तो पहिया अगर बना लिया है तो ये बताओ मेरे को, इस जो है अनाज को ले कैसे जाओगे, है ना। हाथ में भर भर के तो पहिए पर बैठ के ले नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मनका। मनका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के घड़े जैसे या मिट्टी जैसा ग्रेनरी आप इसको कह सकते हैं। मटके जो है यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नवपाषाण काल में कौन सी चीज हमको और देखने को मिली? मनका। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिट्टी का घड़ा आप ऐसे समझ लीजिए, मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का घड़ा या बर्तन आप इसको समझ लीजिए। मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मनका भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना। पहले उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी जोड़ी, फिर ऐसे कुछ शेप बना, फिर और मिट्टी जोड़ते गए, होता गया, फिर और मिट्टी जोड़ा, फिर ऐसे बंद जा हो गया। तो ग्रेनरीज जैसा कुछ सिस्टम भी उस समय था, है ना, नवपाषाण काल में। और यही आगे चल के जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एंटर करेंगे, जब हम आएंगे आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो वो मटके के बड़े बड़े जो है एविडेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। वो ग्रेनरीज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर तो बहुत छोटे ग्रेनरीज, छोटे मनका या मटका वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विल रिमेंबर दिस वन। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता में एंटर करेंगे, बट मैं आपके लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। हाँ चलिए, कृषि के जो है बारे में थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स तो आपको याद कराए थे। नवपाषाण काल की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर। यहाँ पर कुत्ता के साथ साथ इंसान के एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक गोफर काल भी कश्मीर में है, चिराग बिहार में। देखिए सारी चीज़ याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है साइट्स याद कर लीजिएगा। कोलडेवा उत्तर प्रदेश में आपको जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं चावल के। कोलडेवा उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिलते हैं आपको देखने को चावल के, राइस के, है ना। जब आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बातें करेंगे तो उसमें चावल के जो साक्ष्य हैं, चावल के साक्ष्य आज से तकरीबन 6000 BC, 6000 BC के समय जो है आपको जो है एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कोलडेवा उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में ये मेहरगढ़ नाम की जगह आपको देखने को मिलेगी, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। इस मेहरगढ़ के अंदर जौ, है ना, जौ, बार्ली इसको आप कह सकते हैं, और व्हीट, गेहूं, जौ और गेहूं के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, है ना। जौ और गेहूं के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ये साक्ष्य जो है, ये एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं 7000 BC, 7000 BC में आपको देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया लगभग 2 लाख BC से 2000 BC से अगर आप देखें तो लगभग 2 लाख BC से आप जो है तकरीबन जो है 7000 BC तक यहाँ पर रहे। ठीक, 7000 BC तक यहाँ रहे। तो 7000 BC में मेहरगढ़ में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगा, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में, यहाँ पर जौ और गेहूं के हमें साक्ष्य देखने को मिले। तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे पहले खेती से जुड़े हुए साक्ष्य निम्नलिखित में से किस जगह पर देखने को मिले? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वी आर हैविंग द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर हम कुछ फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अनाज के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा आंसर? पाकिस्तान के अंदर जो मेहरगढ़ नाम की जगह है, मेहरगढ़ नाम की साइट है जो कि बलूचिस्तान के अंदर पड़ेगी, वहां पर गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें देखने को मिले। भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के कोलडेवा में, उत्तर प्रदेश के कोलडेवा में ये आपको जो है चावल के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के कोलडेवा में चावल के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइस के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। और अगर इसी में और नवीनतम जो है, लेटेस्ट जो है रिसर्च जो है, लेटेस्ट खोज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर जो है ये ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन को सही मानेंगे। 9000 BC के अंदर, 9000 BC में ये माना गया है, हमें जो नवीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के, लहुरागढ़, है ना,
लेहुरागढ़ आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेहुरागढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर चावल के आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब आज की डेट में लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे नवीनतम खोजों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो सबसे पुराना जो कृषि का जो खेती का जो एविडेंस है, उसका जो तंबा था अभी तक पाकिस्तान के जो नाम था मेहरगढ़, मेहरगढ़ में आपको देखने को मिलता है। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, उससे भी पुराना जो है, उससे वो 7000 में मिला था आपको गेहूं और जौ पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ में। इससे जो है आप जो है लगभग 2000 साल और पीछे चले जाएंगे तो 9000 जो है बीसी के अंदर हमें लेहुरागढ़ के अंदर ये एविडेंस मिला है कि लेहुरागढ़ के अंदर जो है चावल के साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। लेहुरागढ़ आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो लेहुरागढ़, इस टाइमलाइन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आई विल मेंशन दैट, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार टाइमलाइन बना देता हूँ, फिर से इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, आई यूज दिस स्पेस, ठीक है। चलिए टाइमलाइन ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक से, तो मैं उम्मीद करूँगा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस पर्टिकुलर पाषाण काल से, है ना। पाषाण काल सा स्टोन एज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप ट्राई करिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उनको सॉल्व करिएगा, है ना। और यूट्यूब पर मैंने क्वेश्चंस भी कई सारे कराए, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, बीसी का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके बाद एनो डोमिनी, मेरे ईश्वर के काल में, तो ईश्वर का काल अभी जो है 2023 चल रहा है। 2023 की शुरुआत कहाँ से हुई है, यहाँ से, 0 से बाद, और इससे पहले का जो समय है उसको हम बीसी कहते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि सर देखिए, आपसे पूछा गया कृषि के साक्ष्य सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कौन से अनाज के साक्ष्य आपको देखने को मिले, या कृषि के साक्ष्य, या कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो एविडेंसेस है उसके सबसे पहले एविडेंस हमें कहाँ पर देखने को मिले। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंसेस, सबसे पहले साक्ष्य हमें देखने को मिले 7000 बीसी में, 7000 बीसी में, कहाँ पर, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, है ना, मेहरगढ़ नहीं मेहरगढ़ है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जो कि बलूचिस्तान के अंदर पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें एविडेंसेस देखने को मिले। और मेहरगढ़ में किस चीज़ के साक्ष्य हमें देखने को मिले, हमें जो है एविडेंसेस जो देखने को मिले भाई किसके, जौ और गेहूं के, जौ और गेहूं के हमें जो है एविडेंस जो है वो देखने को मिले, जौ और गेहूं के हमें एविडेंस देखने को मिले। इसी में अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है साक्ष्यों की अगर बात करें तो इसके बाद एक और खोज की गई जिसमें 6000 बीसी में 6000 बीसी में जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं जो है यहाँ पर चावल के, यहाँ पर हमें चावल के जो है साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, चलिए हिंदी में थोड़ा सा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में चावल के आपको साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सबसे पुराने जो है कृषि के जो है एविडेंसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में किरथल सुलेमान पहाड़ियों के बीच में 7000 बीसी में गेहूं, जौ और गेहूं की खोज हुई थी। लेकिन अगर आज की डेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है लेहुरागढ़, अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है लेहुरागढ़, तो लेटेस्ट नवीनतम खोज के हिसाब से देखा जाए तो 9000 बीसी में, 9000 बीसी में लेहुरागढ़ अगर आप देखें तो लेहुरागढ़ में जो कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सबसे पुराने जो है खेती के साक्ष्य आपको देखने को मिले। और ये कहाँ पर है, लेहुरागढ़ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर किस चीज़ के फसल के या किस चीज़ के हमें साक्ष्य देखने को मिले, चावल के, ठीक है। तो आप देखिए इससे पहले आपको पता है जब आप बीसी में आते हैं तो 9000, 7000, 6000, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और इसके बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसके बाद एडी शुरू हो जाता है, एनो डोमिनी आपको शुरू हो जाता है मेरे ईश्वर के कार्यकाल में, तो ईसा मसीह के जन्म दिवस से पहले और ईसा मसीह के जन्म दिवस के बाद। इससे तकरीबन 20 लाख वर्ष पूर्व आपका पाषाण काल का जो है टाइम स्पैन आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 20 लाख से 7000 तक का टाइम स्पैन आपको इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में हम काउंट करते हैं। देखिए इतनी बातें सभी को क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। लेहुरागढ़ की जगह लेहुरा देव इसको मैं लिख देता हूँ,
है ना, लेवरागढ़, लेवरा देव है ना, लेवरा देव है ये, सॉरी, इसको लेवरागढ़ नहीं, इसको लेवरा देव हम कह देते हैं, है ना। लेवरागढ़ लोकेशन जैसा आपको देखने को मिलेगा, लेवरा देव आप लिख लीजिए, लेवरा देव है ना, लेवरा देव उत्तर प्रदेश में, बताया मैंने आपको कहाँ पर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, यूपी में। ये आपको देखने को मिलेगा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ, देखिए अगर पेपर का लेवल टफ हो गया तो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेगा, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सो ओके दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बातें हमें क्लियर है। ओके तो चलिए, तो एक बार थोड़ा सा फिर से 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें स्कैन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज फ्रेंड्स कौन सी थी? आग की खोज थी। आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण थी, और उस समय के लोग टाइम पास करने के लिए पत्थरों पर चित्रकारी किया करते थे, पत्थरों पर पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। पुरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण जो एविडेंस साइट जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सी जगह थी? वो आपको देखने को मिलती है, अगर आप इंपॉर्टेंट साइट की अगर बात करें तो जो साइट हमें देखने को मिलेगी वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमें साइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुत्ते के साथ साथ इंसान के जो है दफन होने का जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो कश्मीर में देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ के अंदर जो है ह्यूमन स्केलेटन्स आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक, वो आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले कृषि के साथ आपको कहाँ देखने को मिले? तो मेहरगढ़ जो है जगह पाकिस्तान के अंदर, वहाँ गेहूँ और जो है जौ के एविडेंस आपको देखने को मिले। 6000 BC के अंदर आपको देखने को मिला, तो 7000 BC के अंदर मेहरगढ़ में, 6000 BC के अंदर हमने देखने को मिला जो कि कोलडीवा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर चावल के साथ मिले। लेकिन नवीनतम खोज के हिसाब से सबसे पुराना जो चावल का खोज जो है 9000 BC के अंदर लेहरा देव में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? मध्य पाषाण काल के अंदर माइक्रोलिथ, आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस कालखंड को, किस टाइम स्पैन को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं? तो माइक्रोलिथ फ्रेंड्स पीरियड किस समय को कहते हैं? जहां पर पत्थर के हथियारों का साइज छोटा हो गया, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, पत्थरों के आकारों का साइज छोटा हो गया मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। किसमें? मध्य पाषाण काल के अंदर, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर पत्थरों का साइज छोटा हो गया, साथ ही साथ अंत्योष्टि या फिर दफनाने की जो है परंपरा के भी सबूत जो है एविडेंसेस मिलते हैं। अब हम आते हैं नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक पीरियड के अंदर। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? एक तो हमने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, दूसरा हमने पहिए की खोज की, जानवर को हमने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला जानवर जिसको हमने पालतू बनाया वो कुत्ता आपको देखने को मिलता है। पहिए की खोज की, कृषि की खोज की, साथ ही साथ हमारा स्थान निवास स्थायी हो गया। पहले हम घूम घूम के इधर उधर भटकते रहते थे, खाना बदोश जैसे थे, अब हमारा स्थायी निवास जो है वो बनने लगा था, एक जगह हम रुकने लगे थे। अनाज हम उगाते थे तो रखने के लिए मनका, मटका जो है मिट्टी का बर्तन जो है वो आपको देखने को मिला, तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग जो है वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इतनी सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ सर इतनी बातें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए इतनी बातें क्लियर हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम इंटर करते हैं 7000 BC के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटर करेंगे किसमें? अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जब हम इंटर करते हैं किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तैयार है तो समझ लीजिए जनरली एग्जाम में अमूमन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का रहता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं किसके अंदर? ये भीमबेटका की गुफाएं हमने देखी मध्य प्रदेश के अंदर, बुर्जहोम हमने देखा कश्मीर के अंदर, है ना, स्टोन एज वगैरह हमने देखा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी स्टोरी सुनिएगा क्या है, फिर आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगी चीज़ें, है ना। और मैपिंग के थ्रू हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम लोग जो है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे जो है, इंटर करते हैं हम लोग
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, ये असल में है क्या, है ना। अगर मैं मेरे को बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं आती है, फ्रॉम द जीरो लेवल अगर मेरे को सोचना है कि यार ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, यार बहुत सुना है हड़प्पा होता है, मोहनजोदड़ो होता है, ये क्या होता है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता असल में है क्या, आप थोड़ा सा अभी के समय के हिसाब से देखिए। अभी के समय की अगर बात करें तो अभी आप घर से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं अपने स्टूडियो से घर पे पढ़ा रहा हूँ आपको, और कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस चले होंगे आसपास हमारे लोगों के। सोचिए, इमेजिन करिए इस जो है जगह अभी कुछ भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, और हम सब लोग जो है यहाँ डूब जाए अपनी अपनी जगह पर और निपट जाएं। ठीक, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन मान लेते ऐसा हो गया, हम लोग डूब गए। 5-10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद किसी ने हमारी जो जगह है, जहाँ पर हम जिस एरिया में हैं, वहाँ पर उसने खुदाई शुरू की, है ना। उसने थोड़ा सा खुदाई शुरू की, तो उसने खुदाई शुरू किया तो उसने देखा, अरे यार ये तो कुछ कमरे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। खुदाई करते करते उसको अंदर जमीन जो है समंदर के अंदर, या पानी जो है इकट्ठा हो गया था, पानी में जो डूब गया था, वो एक घर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसको यार कुछ ऐसे डिजिटल बोर्ड जैसा कुछ देखने को मिला, उसको यार कुछ कैमरे जैसा जो है सिस्टम देखने को मिला, उसको कुछ इंसान की बॉडी देखने को मिली, हाथ में यार कुछ घड़ी उड़ी देखने को मिल गई, है ना, कुछ घड़ी के साथ से उसको देखने को मिल गए। तो उस समय वो बंदा क्या अंदाज़ा लगाएगा, यार लग रहा है उस समय जो है कैमरा वगैरह जैसा भी कुछ था, बोर्ड जैसा भी कुछ था। अच्छा सर, उस समय के लोग घड़ी भी लगाया करते थे, कुछ गले में ज्वेलरी भी पहना करते थे, है ना, कुछ माइक वगैरह जैसा सिस्टम भी लगा था, कुछ कंप्यूटर के साथ मिल जाएंगे। तो इस समझ में आ जाएगा कि बंदा कुछ ऑनलाइन काम करता था। ऐसे मान लेते हैं कोई बंदा क्लासरूम में, अगर मान लेते ऑफलाइन क्लास चल रही होती, लोग पढ़ रहे होते, तो चेयर पर बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे होते, है ना, और अगर कुछ हो गया तो वहाँ पर जो है चेयर टेबल के साथ से देखने को मिल जाएंगे। एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे, उनकी सबकी एज मिलाई गई, जिनके जितने कंकाल मिले, मान लेते क्लास के अंदर 200 लोग बैठे हैं, तो उनकी सबके कंकाल मिलाए गए, तो सबकी एज मिलेगी यार लगभग सेम तरह की एज थी। जो बंदा पढ़ा रहा था उसकी उम्र ज़्यादा थी, मतलब ये कोई सभा नहीं चल रही थी, कुछ ऐसा सिस्टम चला था जिसमें कोई बंदा कुछ बता रहा था और बाकी के लोग कुछ सुन रहे थे। तो आप इस तरीके से क्या चीज़ें एनालाइज करते हैं, पास्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि यार पिछले समय में हुआ क्या होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हुआ क्या जो है, ऐसे ही अगर हम देखें तो चार्ल्स मैसन नाम के अंग्रेज थे या व्यक्ति थे, इसको मैसन की जगह मैसेज आप समझिए। अभी मैं सब आपको याद कराऊंगा, थोड़ा सा बस हिस्ट्री सुनिए, थोड़ा सा स्टोरी सुनिए, स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। अंग्रेज चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज था यार, उसने कहा यार लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के कुछ रीजन के बीच में, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं आज़ादी से पहले, तो सब कुछ एक ही था। तो भारत के काफ़ी जो सिंधु नदी जहाँ बहती है, सिंधु नदी के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सभ्यता थी, यहाँ पर कोई एविडेंसेस थी कि यहाँ पर लोग रहते थे। अब उन्होंने जो है ये चीज़ें की कि यार लग रहा है यहाँ कुछ लोग वगैरह रहते थे, तो पुरातात्विक विभाग की गठन किया गया, कनिंघम साहब ने गठन किया, और यहाँ पर एक बंदे को कहा गया कि यार तुम चलो यहाँ खुदाई वगैरह कुछ करना स्टार्ट करो, है ना, कुछ खुदाई उदाई करो, देखो यार यहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ यार पत्थर के कुछ ईंटें वगैरह दिख रही हैं, कुछ थोड़ा सा और खुदाई की तो पता चला कुछ दीवार जैसा दिखने को मिल गया, थोड़ा सा और खोदा तो पता चला एक कमरा निकल आया, थोड़ा सा और सफाई की, थोड़ा सा और खुदाई की, बहुत हिसाब से जो है और सफाई की हमने तो पता चला नालियाँ भी निकलने लगी, थोड़ा और सफाई की तो सड़क निकलने लगी, सड़क मिलने लगी, थोड़ा और सफाई की तो 2-4-10 और घर मिल गए, थोड़ी और सफाई की तो धीरे धीरे पता चला पूरा शहर मिल गया। तो इसका मतलब पूरा शहर वो पानी के अंदर या जो है बाढ़ वगैरह के कारण कि जो है वो डूब गया था, वो हमें मिलना स्टार्ट हो गया। जब आप बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली यही चीज़ है, ये एक सिविलाइजेशन को, एक सभ्यता को जो है दर्शाता है, और दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे अर्बन जो है सिविलाइजेशन आपको भारत के अंदर, आपको अभी फिलहाल मैं कहूँ तो भारत पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब ये जो जगह होगी वो कोई एक छोटी सी जगह तो नहीं होगी। जैसे मान लेते अगर मैं शहर की बात करूं, मेरे को शहर की खुदाई करनी है, तो शहर कोई एक छोटा सा जगह तो होगा नहीं कि बस यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी खुदाई कर दी, बस यूपी का एक छोटा सा एरिया मिल गया, नहीं। तो पहले थोड़ी सी खुदाई की, यूपी का एक जिला मिला, 2 जिले मिले, 10 जिले मिले, पूरा यूपी मिल गया, और थोड़ा खुदाई की हरियाणा भी मिल गया, और थोड़ा खुदाई की तो पता चला बंगाल भी मिल गया, और थोड़ी खुदाई की पता चला ऐसे मिल गया। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ।
कि आप जो है किसी जगह से आपने थोड़ी बहुत खुदाई शुरू की तो पहले एक एरिया मिला, और खुदाई की दूसरा एरिया मिला, और खुदाई की तीसरा एरिया मिला, ऐसे आप खुदाई करते चले गए, आपको एक बड़ा सा एरिया मिल गया। उस पूरे बड़े से एरिया को हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंध नदी, इंडस रिवर बहती थी। इंडस रिवर चूंकि वहां पर बहती थी, और देखिए जहां पर नदी होती है वहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है, उसके आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ होती है ना, पानी वहां पर प्रॉपर तरीके से उपलब्ध था, लोग वहां पर बसना शुरू कर दिए थे, है ना। तो वहां पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिंदा रहने के लिए खाना और पानी बहुत ज़रूरी है। खाने और पीने की पानी की व्यवस्था जहाँ पर है, वहाँ पर आपको लोग बसते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी नदी के आसपास लोग बसते चले गए, है ना, और एक सभ्यता जो है जन्म ली, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स ऐसी हैं जिन पर आज भी रिसर्च चल रही है। यार उस समय के लोग कितना दिमाग वाले थे, है ना, उस समय के लोग कितने ज़्यादा दिमाग वाले थे कि यार उस समय उन्होंने सिटी जैसा, प्लांट सिटी, जो आप चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ को आप प्लांट सिटी कहते हैं, चंडीगढ़ जैसी लगभग प्लांट सिटी उन्होंने उस समय के हिसाब से, उस समय की जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, रिसोर्सेज थे, उस समय के हिसाब से उन्होंने बना रखी थी। सोचिए वहाँ पर मजदूर जो है उस समय के कितने अच्छे होंगे, जो टाउन प्लानर होंगे, है ना, जो वहाँ पर चीज़ों को बनाते थे, वो कितने बेहतरीन होंगे कि उन्होंने उतनी अच्छी चीज़ें जो है डिज़ाइन की। प्रॉपर सड़कें आपको देखने को मिलती हैं। अरे सड़कें तो छोड़िए, ड्रेनेज सिस्टम, आज की डेट में दिल्ली में पानी के निकासी की जो व्यवस्था है, जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है, वो फेल हो जाता है बारिश के समय, लेकिन उनका पानी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं फेल होता था। घरों से जो है प्रॉपर पाइप के थ्रू कनेक्टिविटी वहाँ पर आपको देखने को मिलती थी। उन्होंने टनल्स बना रखे थे, पूरे शहर का पानी एक जगह से निकलता था, नालियों की प्रॉपर व्यवस्था थी, प्रॉपर जो है सीवर लाइन उन्होंने डाल रखी थी। सोचिए उस समय के लोग कितने एडवांस रहे होंगे, कितनी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी, कितना तेज उनका दिमाग रहा होगा। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम हड़प्पा जो है सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई मान लेते हैं लड़का है, किसी जो है फैमिली में 3 बच्चे हैं, कालू राम, पीला राम, नीला राम, है ना। तो कालू राम, पीला राम, नीला राम 3 बच्चे हैं मान लेते हैं किसी पेरेंट्स में, फैमिली के अंदर। आपने देखा होगा अक्सर जो है घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम से पापा का नाम जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अरे वो कालू के पापा कहाँ हैं, कालू के, तो मोहल्ले में वो कालू के पापा के नाम से उसके जो पापा हैं वो फेमस होंगे कि कालू के पापा वो कर रहे हैं, अरे कालू के पापा ने ये कर दिया, कालू के पापा ने कर दिया। वाइफ भी बुलाएगी, अरे कालू के पापा सुनते हो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। घर का जो बड़ा बच्चा है, बाकी के भी 2 बच्चे हैं, पीला राम, नीला राम भी हैं, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं। तो बड़ा बच्चा जो सबसे पहले आया उसके नाम से थोड़ा नाम चल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो दयाराम साहनी साहब को खुदाई का काम दिया गया था। तो दयाराम साहनी साहब ने जो सबसे पहली साइट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु पूरी घाटी रही, वैली जो रही, घाटी जो रही, उसमें जो सबसे पहली खुदाई की थी वो हड़प्पा जो है साइट की खुदाई की थी। हड़प्पा साइट की खुदाई की थी, हड़प्पा जो है साइट की खुदाई की थी। अभी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, याद करा दूंगा सब कुछ क्लास में, दैट इज़ माई गारंटी। लेकिन बस आप अभी ध्यान से सुनते रहिए, थोड़ा सा आपके माइंड में एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी ना यार, क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और केवल पढ़ाऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा भी एक एक साइट की, यार ये साइट थी, है ना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ हम देखेंगे भी। तो हुआ क्या, जो यहाँ पर जो है उन्होंने खुदाई शुरू की, तो सबसे पहले जो खुदाई शुरू की वो हड़प्पा साइट पर उन्होंने खुदाई की। और चूंकि हड़प्पा साइट सबसे पहली साइट थी, सबसे पहली साइट आपको देखने को मिलती है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। क्या बेहतरीन बात हमें समझ में आ गई कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर केवल हड़प्पा ही एक साइट है, नहीं, ऐसी तकरीबन 2000 से ज़्यादा साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन नाम किसका रखा गया, मैंने बताया ना, घर के सबसे बड़े बेटे के नाम से या घर के सबसे बड़ी बेटी के नाम से पूरे घर का नाम चल रहा है। इन द सिमिलर वे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली जो साइट जो खोजी गई, सबसे पहली जो साइट हमें मिली, वो जो साइट है हड़प्पा साइट है। और इसीलिए हड़प्पा साइट को 1921 में इसकी खुदाई हुई। फैक्ट्स मैं आपको बाद में याद कराऊंगा, पहले आप
कंसेप्ट समझिए। अगर आपके दिमाग में एक बार कंसेप्ट थीम समझ में आ गई तो डेट है, ईयर है, किसने खुदाई की, किसने क्या किया, वो सब हमें याद हो जाएगा, ठीक है। बट कंसेप्ट पहले सुनिए। तो सबसे पहली जो खुदाई की हड़प्पा जो है उसकी खुदाई की हड़प्पा साइट की, और इसीलिए जो हड़प्पा साइट है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जान लेते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन। रीजन, क्योंकि सबसे पहली साइट थी हड़प्पा साइट। अब सवाल उठता है, ऐसी तकरीबन 2000 से ज़्यादा साइट्स आपको देखने को मिलती हैं जो भारत और पाकिस्तान के एरिया में फैली हुई हैं। तो क्या हमें पूरी की पूरी 2000 साइट्स रटनी है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ जो महत्वपूर्ण साइटें हैं उन्हीं के बारे में हमें देखना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो साइट है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो साइट है, वो दो साइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन पर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी कुछ और महत्वपूर्ण साइट हैं जहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिली इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल देखेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, राखी गढ़ी भी हम देखेंगे, लोथल भी देखेंगे, कई सारी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। चंदहुदड़ो भी आपको देखने को मिलेगा, कई सारी साइट्स हैं, है ना। बिल्कुल, जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे को एक बात बताइए, थोड़ा सा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ एक आउटलाइन आपको समझ में आया कि हम आखिरकार करने वाले हैं क्या, और ये है चीज़ असल में क्या, ये सिंधु घाटी सभ्यता असल में है क्या? इतनी बात समझ में आ गया हो तो बताइए मेरे को। इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो, सो आई कैन मूव अहेड। बताइए सभी लोग फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विकली कमेंट करिए सभी लोग, यस सर क्लियर है, दिस पॉइंट इज ओके टू अस। चलिए बहुत अच्छा, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ साइट्स दिखाता हूँ जिनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये आपको हमारा प्यारा भारत का आपको मैप देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मैप यहाँ पर एक रफली ड्रॉ करूँ, ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये हमारा जो रीजन अगर आप देखें तो ये आपको इंडिया देखने को मिलता है और इधर पाकिस्तान आपको देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट लगभग ये उत्तर प्रदेश में और यहाँ जम्मू कश्मीर के रीजन के पास लगभग ऐसे इतना जो रीजन है, कुछ रीजन इंडिया का, कुछ रीजन पाकिस्तान का, इस पूरे रीजन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप किस तरीके का है? तो त्रिभुजाकार आकार है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा देखने को मिलता है? तो त्रिभुजाकार आपको शेप देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे आप ईस्टर्न जो है पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मांडा देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये सबसे नॉर्दर्न साइड है ना। इसको ऐसे बना लेते हैं। मैप में अगर आप देखें तो ऐसे आपको देखने को मिलता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो सबसे जो नॉर्दर्न साइड है वो आपको मांडा आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर, ठीक है। ये आपको जो है आपको देखने को मिल गई, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आएंगे तो सोतका कोव, है ना, सोतकार कोव आपको देखने को मिलेगा। सोतकर कोव आपको ये साइड देखने को मिल जाएगी। और ऐसी अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के पास जो है आप कहीं पहुँचेंगे तो ये आलमगीरपुर, है ना, तो आलमगीरपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये अगर मैं थोड़ा सा अगर आप रफली अभी बनाना चाहूँ इसको तो देखिए, तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो लगभग आपको कुछ ट्रायंगुलर जैसा शेप, त्रिभुजाकार जैसा आकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तभी हम सारी साइडों की बात करेंगे। चंदहुदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी है, कालीबागान है, मनवासी है, रोपड़ है, मोंडा है ना, आलमगीरपुर है, लोथल है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। बालाकोट है, थारोगर है, धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट साइट है, सुरकोटदा है ना, रंगपुर है ना। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में आपको राखी गढ़ी भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो है इन साइट्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो बट अभी आप पहला क्वेश्चन ये समझिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार भाई किस तरीके का है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ विच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन? इज अ ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। ये त्रिभुजाकार आपको इसका शेप जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है
और इसमें बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको देखने को मिलता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन एक पेपर में बनता है कि सबसे ईस्टर्न साइड कौन सी है, सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी है, और इसका जो है विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है। सो ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पेपर में अगर आप देखेंगे तो पेपर में इस तरीके से हम जो है मैप बनाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे नॉर्दर्न साइड आपको कौन सी देखने को मिलती है, तो मांदा आपको देखने को मिलती जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पर है। तो दो क्वेश्चन बनता है, साइट का नाम, सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी होगी, सबसे नॉर्दर्न साइड होगी आपकी मांदा, और किस नदी पर ये साइट आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर चेनाब रिवर आपको देखने को मिलती है। तो चेनाब नदी आपको, चेनाब रिवर आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, आपको फ्लो होते हुए देखने को मिलेगी, है ना। और चेनाब रिवर पर हमने एक अभी कुछ समय पहले ही एक डैम भी कंस्ट्रक्ट किया था, जिससे पावर जनरेशन का हमने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। पाकिस्तान उसमें काफ़ी डंगा लगाने की कोशिश किया था, बट वो चेनाब रिवर पर हमने वो डैम फाइनली कंप्लीट कर लिया था, बांध हमने बना लिया था। ठीक, तो सबसे नॉर्दर्न साइट कौन सी है, मांदा जम्मू कश्मीर चेनाब रिवर पर। ठीक, सबसे सदर्न साइट आपको कौन सी देखने को मिलेगी, दाइमाबाद आपको देखने को मिलेगी, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर है। तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में आपको देखने को मिलेगी। तो गोदावरी नदी पर सबसे सदर्न साइट, सबसे अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी जो है साइट आपको कौन सी देखने को मिलेगी, दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, जो कि किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। तो फिर से याद करते हैं, मांदा जो है जम्मू कश्मीर चेनाब रिवर पर सबसे जो है आपको नॉर्दर्न साइड, उसके बाद दाइमाबाद अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपको, महाराष्ट्र अहमदनगर जो है महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा गोदावरी नदी पर। ठीक, इसी तरीके से सबसे जो है वेस्टर्न साइड जो कि पाकिस्तान में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है, सुत का गंडोर, ये बलूचिस्तान दासक नदी पर, बलूचिस्तान दासक नदी पर देखने को मिलेगा सुत का गंडोर, सुत का गंडोर साइट। ये क्या है, सबसे वेस्टर्न साइट आपको देखने को मिलेगी, सबसे पश्चिमी जो है आपको साइट देखने को मिलेगी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको शेप देखने को मिलेगा, उसमें सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी है, सबसे फिर आपका सदर्न साइड कौन सी है, ईस्टर्न साइड कौन सी है, वेस्टर्न साइड कौन सी है, इन साइड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जब आप ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा, जो कि हिंडन नदी पर है। तो सबसे ईस्टर्न साइड, सबसे पूर्वी साइड उत्तर प्रदेश में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार अगर हम देखेंगे, उसका एक्सपेंशन देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ में आलमगीरपुर नाम का जो एरिया है, बस वहीं तक आपको देखने को मिलता है। और ये किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा, हिंडन नदी पर। तो हिंडन नदी यहां आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे नॉर्दर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो मांदा जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, किस नदी पर, हमें जो है चेनाब रिवर पर। दाइमाबाद है ना, यहां पर आपको अहमदनगर आपको देखने को मिलेगा, अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी में। ठीक है, उसके बाद सुतगंडकोर जो है, सुत का गंडोर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, जो कि दाशक नदी पर आपको देखने को मिलेगा। तो दाशक नदी, सुत का गंडोर। और फिर उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आलमगीरपुर, हिंडन नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, इतने पॉइंट सभी को क्लियर हैं। गुजरात के अंदर बहुत सारी साइट्स हमें देखने को मिलेंगी। गुजरात के अंदर हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखिए, सभी को क्लियर है तो ध्यान रखिएगा, दाइमाबाद अहमदनगर है ना महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर, सुत का गंडोर है ना दाशक नदी पर, उसके बाद आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर ईस्टर्न साइड, और मांदा जो है, मांदा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा सा ठीक है, इसकी थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक आप देख लीजिएगा ना। सम बराबर होता है ऐड, सम का मतलब क्या होता है, ऐड, यही होता है ना। क्या होता है भाई, सम मतलब ऐड होता है कि नहीं होता है, सम मतलब जोड़ना होता है, सम मतलब ऐड।
तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सा से हो जाएगा आपका सुत का गंडोर, सा से हो जाएगा क्या आपका सुत का गंडोर। मां से हो जाएगा मांदा, है ना। तो इधर से हम चलेंगे तो वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, सुत का गंडोर मांदा। ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और दी से दाइमाबाद, दी से दाइमाबाद। चलिए याद करते हैं, सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। सो सा से क्या हो गया, सुत का गंडोर हो गया, मां से हो गया मांदा हो गया, ए से हो गया आलमगीरपुर और दा से हो गया, दा से हो गया दाइमाबाद। सम बराबर ऐड। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा से थोड़ा सा हम समझने के साथ साथ याद करने की भी कोशिश करेंगे क्लास के अंदर, और कई बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या हमने पढ़ा, सम बराबर ऐड हो गया। सो सुत का गंडोर हो गया, मांदा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, और उसके बाद हमारे पास दाइमाबाद हो गया। ठीक है, ये हमें चार लोकेशंस, चार जो है हमें लोकेशंस देखने को मिली। तो सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड कहाँ से स्टार्ट करें, पाकिस्तान से स्टार्ट करें तो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नदी आप ध्यान रखिएगा, सुत का गंडोर हो गया आपका दाशक नदी पर, मांदा हो गया जम्मू कश्मीर में तो चिनाब रिवर पर, और आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में, और दाइमाबाद हो गया ये आपका गोदावरी नदी पर। ठीक है, सो गोदावरी नदी में। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आई, इतनी बात आप थोड़ा सा ध्यान रख पा रहे हैं, फिर आगे बढ़ें। ठीक, चलिए तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, वही बातें यहां पर मेंशन है। ठीक, चलिए यहां पर वही बातें मेंशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले हम साइट को समझते हैं, साइट कौन सी है कहां पर, फिर हम आराम से इसके बारे में चीजें पढ़ेंगे भी और देखेंगे किस साइट पर कौन सी महत्वपूर्ण जो है चीजें हमें देखने को मिली, कौन सी चीज कहां पर देखने को मिली, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर देखते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये पूरा आपको जो है सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और केवल इतनी साइट आपको याद रखनी है। ठीक है, जो यहां पर मार्क कर रखी मैंने, इतनी साइट आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जैसे सबसे पहली साइट आपको दयाराम साहनी साहब ने 1921 में जो है पाकिस्तान के जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान में रावी नदी पर आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा साइट आपको देखने को मिलेगी, इसकी जो है खुदाई जो है दयाराम साहनी साहब ने जो है शुरू कराई थी। तो सबसे पहले इन्फॉर्म किसने किया था, सबसे पहले हड़प्पा जो है मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीज़ कोई है उसके बारे में इन्फॉर्म किसने किया था, उसके बारे में सबसे पहले सूचना किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसेज, चार्ल्स मैसन वैसे नाम था, चार्ल्स मैसेज आप याद रखिए। तो सबसे पहले मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मैसेज ने। भारत की अगर बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से सबसे पहली साइट का खुदाई कराने का काम जो है किसका शुरू किया गया था, 1921 में काम दिया गया था दयाराम साहनी साहब को। दयाराम साहनी साहब ने सबसे पहली साइट पर खुदाई का काम शुरू किया था। उस साइट का क्या नाम था, हड़प्पा साइट है। और हड़प्पा साइट किस नदी पर आपको देखने को मिलेगी, रावी नदी पर देखने को मिलेगी। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जो है पूरा इंडस नदी पर हम कहते हैं, या फिर जो है सिंधु नदी पर कहते हैं, लेकिन सिंधु नदी की बहुत सारी आपको जो है ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी और वो भी उसी का पार्ट होंगी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहली साइट जो कि हड़प्पा साइट रही, जो कि मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर सबसे पहली खुदाई जो है हमने शुरू कराई। तो ये हड़प्पा साइट आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे आपको याद होगा, टेंशन मत लीजिए, आई एम हियर, और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। ठीक, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट जो हमें ध्यान रखना है, हड़प्पा साइट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में दूसरी जो साइट हमें देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर राखलदास बनर्जी ने 1922 में लरकाना जिला जो पाकिस्तान है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइट हमें देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो। हालांकि इसको 1921 ही माना जाता, बट अगर आपको कहीं 22 भी लिखा हुआ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप इन दोनों साइटों का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरी हमें महत्वपूर्ण साइट आपको देखने को मिलती है आपको मोहनजोदाड़ो साइट। मोहनजोदाड़ो साइट की खुदाई जो है राखलदास बनर्जी ने, मतलब जो आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई आपकी देख रेख के अंदर इस पूरे इलाके में खुदाई का काम होना है, ताकि जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी साक्ष्य मिले वो सही तरीके से रहें और आप जो है सही तरीके से संभाल के सारा खुदाई वगैरह का काम करें। ऐसा ना हो कोई लेके मजदूर ऐसा लिया वो वहाँ फाड़ा चला रहा, खुदाई करा, पता चला जो चीज़ें थी वो सब टूट फूट गई। नहीं, बहुत ध्यान तरीके से एक्सपर्ट के देख रेख में जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन काम को करने के लिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर, वही लोग साइट्स पर खुदाई का काम करते हैं। ठीक,
तो राखलदास बनर्जी 1922 लरकाना जिला पाकिस्तान में, जिसमें मोहनजोदड़ो की साइट आपको देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो का मतलब बेसिकली होता है लाश का टीला, है ना, लाश का टीला, है ना। और हालांकि नाम जो है भले इसका लाश का टीला है, लेकिन बहुत ही एडवांस सबसे आपको जो साइट आपको देखने को मिलेगी वो आपको पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो की आपको देखने को मिलती है। बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मिली है, हम आगे अभी इस पर बात करेंगे, ठीक। तो मोहनजोदड़ो की साइट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है चनहोदड़ो। चनहोदड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ना, इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। चनहोदड़ो ये आपको गोपाल मजुमदार ने इसकी जो है साइट की खुदाई की जिम्मेदारी ली, और ये भी सिंध नदी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी, है ना, सिंध नदी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद धौलावीरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ना, जो कि गुजरात के कच्छ में आपको देखने को मिलती है। धौलावीरा साइट, इसको रविंद्रनाथ बिष्ट ने जो है वो जो है इसकी खुदाई की जिम्मेदारी ली। धौलावीरा रविंद्रनाथ बिष्ट ने, ठीक। उसके बाद लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें साइट जो है देखने को मिलेगी। लोथल भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलेगी। जब हम पोर्ट रीजन्स की बात करते हैं तो पोर्ट के रीजन्स के हिसाब से भी जो है ये यहाँ पर आगे चल के इसका इंपॉर्टेंट काम देखने को मिलता है। तो अहमदाबाद गुजरात में रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई का जिम्मेदारी लिया, और भोगवा नदी पर ये आपको देखने को मिलती है। भोगवा नदी के पास ये आपको देखने को मिलती है, कौन सी, लोथल साइट। धीरे धीरे याद होगा, देखिए जब हम एक एक साइट के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ेंगे तो आराम से हमें साइट याद होने लगेगी। लेकिन आपको दो साइट तो आपको गलती से भी नहीं भूलना है ना। दयाराम साहनी 1921 सबसे पहली खुदाई, सबसे पहली साइट हड़प्पा, मोंटगोमरी पाकिस्तान, रावी नदी पर आपको हड़प्पा जो है वो वैली आपको देखने को मिल जाएगी। जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी जो खुदाई कराई, और लरकाना जिला पाकिस्तान में ये आपको साइट आपको देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो की साइट देखने को मिलती है। ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहनजोदड़ो, समय कभी मिलेगा तो देखिएगा, तो आपको उसमें मोहनजोदड़ो में बेसिकली इस समय की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो आपको अच्छे से एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक। चंदहोदड़ो गोपाल मजुमदार, चंदहोदड़ो गोपाल मजुमदार, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चंदहोदड़ो ये पाकिस्तान सिंध प्रांत में, ठीक। लोथल आपने देखा रंगनाथ अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी पर। धौलावीरा रविंद्रनाथ बिष्ट कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ काली बगान है, काली बगान या कालीबंगा अगर हम बात करें तो कालीबंगा साइट भी आपको देखने को मिलती है ना, जिसमें बीपी लाल एवं बीपी के थापर ने हनुमानगढ़ी राजस्थान के अंदर, हाँ राजस्थान में ये कालीबंगा साइट है, कालीबंगा साइट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। कई बार जगह का ही नाम पूछ लिया जाता सीधे, तो राजस्थान में। और जो है इसके बाद रंगपुर आपको एक साइट देखने को मिलेगी जो कि रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ हम याद रख लेंगे, काठियावाड़ गुजरात मादर में, ठीक। इस साइट से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आगे जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे, कुछ को हम ध्यान रख लेंगे ऐसे। उसके बाद आपको देखने को मिलती है आलमगीरपुर। मैंने आपको बताया था सबसे ईस्टर्न साइट, आपको सबसे पूर्वी साइट आपको देखने को मिलती है आलमगीरपुर। अभी हमने देखा था आलमगीरपुर कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको देखने को मिलता है। और आलमगीरपुर किस नदी पर था, हिंडन नदी पर, हिंडन रिवर पर था, तो हिंडन नदी पर ही आपको देखने को मिलता है। तो यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, हिंडन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ईस्टर्न साइट आपको ये देखने को मिलती है, सबसे पूर्वोत्तर जो है खुदाई यहाँ पर की गई थी। बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसमें एक्सेप्शनल जो भी है, बनवाली है, रोपड़ है, उनको हम जरूर अच्छे से देखेंगे। रविंद्र सिंह बिष्ट हिसार जिला रंगोई नदी में आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आपके हिसार में भी आ गया बनवाली, ठीक है। तो रविंद्र सिंह बिष्ट है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट दो साइटें रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से मिल गई, एक तो बनवाली हरियाणा में रंगोई नदी पर, धौलावीरा गुजरात में कच्छ नदी पर, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के देखरेख में हुई। यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ जिला पंजाब सतलज नदी पर, रोपड़ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ जिला पंजाब में सतलज नदी पर, है ना, तो यज्ञदत्त शर्मा जो है आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे रोपड़ नदी पर। और यज्ञदत्त शर्मा ने उत्तर प्रदेश वाली भी साइट का ये किया था, है ना, तो जिन्होंने एक साथ जो है दो साइटें बनाई हैं उनका भी नाम ध्यान रख लेंगे। तो यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी मेरठ पे, और यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ जिला जो पंजाब में सतलज नदी पर, इस साइट की भी खुदाई का काम करवाया। तो अभी तक हमने बेसिकली फ्रेंड्स समझने की कोशिश क्या की, कौन कौन सी हमारे पास साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम खुदाई कराएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2000 प्लस साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, 2000 से ज़्यादा हमें साइट्स देखने को मिलेंगी। साइट कहाँ पर है, किसने उसकी खुदाई करवाई, और
उस साइट, वो साइट किस नदी पर है। ये स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर पेपर्स में आता रहता है। लेकिन जब एग्जैक्टली आप हिस्ट्री की बात करते हैं, जब आप इतिहास की बात करते हैं, तो इन साइट्स के जो इंपॉर्टेंस है, मतलब यहाँ पर बेसिकली कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या रही, सांस्कृतिक क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कृषि की जुड़ी हुई क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस चीज़ की खोज की गई थी यहाँ पर, क्या यहाँ पर व्यापार का सिस्टम था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, शहरों का स्ट्रक्चर कैसा था, क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली, है ना, उन सब के बारे में बहुत जो है अच्छे से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। पर पहले बताइए, बात धीरे धीरे समझ में आ रही है इतना कि नहीं? ऐसा ना हो कि बहुत कुछ पढ़ लें और फिर भूल जाएं चीज़ें। ये कितनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्लास का जो भी शेड्यूल होगा वो एप्लीकेशन पे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बिल्कुल मिल जाएगा। अगर किसी वजह से क्लास आप नहीं देख पाते हैं लाइव, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आराम से देख सकते हैं। शाम को हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे शाम को, ठीक है। देखिए इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक इंट्रोडक्शन की तरह देखते हैं, है ना, और फिर उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, किस नदी पर हैं, उसके खननकर्ता कौन है, ईयर किस में जो है खुदाई की गई, और स्थिति उनकी क्या कहाँ पर है, ठीक है। तो वो सारी एक लिस्टिंग है, आप आराम से मैं आपको याद कराऊंगा, तो हम देखेंगे। थोड़ा सा मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी जल्दी दिमाग में बैठती हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखना है सबसे नॉर्दर्न साइड, सबसे सदर्न साइड, सबसे ईस्टर्न साइड, सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी देखने को मिलेगी, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो मांदा जो है जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, चेनाब रिवर पर, ये आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे हमारी नॉर्दर्न साइड, ये सबसे हमारी नॉर्दर्न साइड आपको देखने को मिलेगी। सदर्न साइड पर देखें तो दाइमाबाद आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, किस नदी पर, गोदावरी नदी पर, ठीक है। तो अहमदनगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे यहाँ पर अगर हम सबसे वेस्टर्न साइड की बात करें तो सुतका गंडोर आपको देखने को मिलेगा दाशक नदी पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। और सबसे ईस्टर्न साइड तो आपको याद ही रहेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन रिवर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि आलमगीरपुर है ना। तो आलमगीरपुर हिंडन रिवर पर हमें देखने को मिलेगा दसवन, ठीक। तो मांदा हो गया, दाइमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, सुतगंडोर हो गया। हमने सम बराबर ऐड भी पढ़ा था, सो सुतका गंडोर हो गया, मांदा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, और हमारे पास दाइमाबाद हो गया, ठीक है। तो सम बराबर ऐड, है ना। तो इस तरीके से भी हमने याद किया था। नदियों को फिर से देख लेते हैं। नदी यहाँ पर हमारे पास चेनाब रिवर हो गई, मांदा हो गई चेनाब रिवर पर, उसके बाद हमारे पास आलमगीरपुर हो गया, ये आपका हिंडन नदी पर हो गया, ये गोदावरी नदी पर हो गया, और ये जो है दासक नदी पर, ठीक है। तो दासक नदी पर सुतका गंडोर, ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा देखने को मिलता है? शेप हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको शेप देखने को मिलता है। सबसे पहली साइट जिसकी खोज की गई आपको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है घाटी की जो है सबसे पहली जो है खुदाई की गई। दयाराम साहनी साहब ने इसकी सबसे पहली खुदाई कराई। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया, मैसेज जो है किया इन्होंने, है ना। तो ये बारे में, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो 2400 BC से 1700 BC के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको इस तरीके की साइट्स आपको देखने को मिलती है। ये मोहनजोदाड़ो का एक आपको बात आपको देखने को मिलता है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े तौर पर बात, है ना, जहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए लोग नहाते थे, वो साइट्स हमें देखने को मिलेगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चलिए इतने पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।